मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद हुसैन और मैं आपको हिस्ट्री सोशल साइंस पढ़ाऊंगा। और आज का जो हम लेक्चर लेने वाले हैं वो है क्लास 7 का एनसीईआरटी हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ट्रेसिंग द चेंजेस थ्रू द 1000 ईयर्स। यानी ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर बेसिकली 8th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में, हमारे यहाँ पर अलग अलग किंगडम्स में क्या क्या बदलाव हुए उससे रिलेटेड हम ये जो टॉपिक है, ये जो एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर है, इसको हम पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है बेसिकली आपकी 7th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो सीबीएसई बोर्ड में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, आरबीएसई बोर्ड में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, और उसके अलावा डिफरेंट जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स हैं उसके रिगार्डिंग ये चैप्टर जो है वो खासा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको एक ओवरव्यू देता है आने वाले जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं, आने वाली जो हिस्ट्री है, मेडाइवल हिस्ट्री, उसका एक ओवरव्यू दे देता है कि किस तरीके से चेंजेस जो है वो हुए हैं और उनको बाद में डिटेल में पढ़ने का मौका मिलता है। तो ये जो चैप्टर है बेसिकली इसके अंदर हम मेडाइवल हिस्ट्री के जो चेंजेस हैं उसको कवर अप करेंगे और उसकी जो डिटेल्ड टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ते रहेंगे। तो देखिए, जैसा ये चैप्टर है आपका ट्रेसिंग द चेंजेस फ्रॉम द 1000 ईयर्स। देखिए, ट्रेसिंग द चेंजेस through 1000 years, tracing the changes through 1000 years। जैसा कि नाम से ही आपको मालूम चल जाता है कि हजारों सालों के दौरान हुए चेंजेस का पता करना, इनको ट्रेस करना या उनके बारे में पता करना, नॉलेज हासिल करना। तो देखिए, जब हम एनसीईआरटी की पहली चैप्टर के हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है उसका जो चैप्टर उसको ओपन करते हैं, उस वक्त आप देखते हैं कि आपके चैप्टर ओपन करते ही वहां पर आपको एक मैप नजर आता है। उस मैप को जब आप गौर से देखेंगे तो वो मैप आपको कुछ इस तरीके का नजर आता है। वो मैप जो है वो आपको कुछ इस तरीके का नजर आएगा। आप सभी उस मैप को देख पा रहे होंगे, आई होप। अब ये जो मैप है ये बनाया गया था अल इदरीस के द्वारा 1154 CE, यानी 1154 के अंदर ये मैप जो था वो तैयार किया गया। अब ये जो मैप है वो किसका है? ये मैप है आपका इंडियन सबकॉन्टिनेंट का। इंडियन सबकॉन्टिनेंट। अब ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट क्या है? इंडियन सबकॉन्टिनेंट है इंडिया और उसके आसपास का क्षेत्र, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और ये कुछ जो क्षेत्र है ये पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आता है। अब आपको ये मैप थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा, ये मैप इंडिया का मैप पर कुछ ऐसा होना चाहिए, यहाँ पर ये, यहाँ पर श्रीलंका ऐसा होना चाहिए, जबकि ये मैप ऐसा नहीं है। तो देखिए, ये मैप ऐसा क्यों नहीं है? इस मैप के आप डेट ईयर देख सकते हैं। ये ईयर देखिए 1154, यानी 12th सेंचुरी का ये मैप है। अब ये 12th सेंचुरी का जो मैप है वो कुछ इस तरीके का है कि आपका जो सदर्न इंडिया है वो आपको ऊपर नजर आ रहा है। ये यहाँ पर श्रीलंका जो बनाया गया है उस वक्त को सिलोन कहा जाता था, ये श्रीलंका यहाँ पर बनाया गया है। तो उस वक्त जितनी इंडिया की जो एक्सप्लोरेशन हुई थी, जितनी जानकारी हासिल थी, उसके अकॉर्डिंग मैप जो है वो तैयार किया गया अल इदरीस के द्वारा। अल इदरीस कौन थे? एक कार्टोग्राफर थे। कार्टोग्राफर आपको पता ही कौन होता है? कार्टोग्राफर होता है जो मैप्स बनाता है, वन हू ड्रॉ मैप्स और मेक मैप्स, वन हू मेक्स मैप, यानी मैप बनाने वाला, उसको हम कार्टोग्राफर कहते हैं। तो देखिए, जितनी एक्सप्लोरेशन इंडिया की उस वक्त हुई थी उसके अकॉर्डिंग ये मैप जो था अल इदरीस के द्वारा तैयार किया गया था। क्यों तैयार किया गया था? देखिए, अब ये सदर्न इंडिया ऊपर कर दिया, ये श्रीलंका ऊपर कर दिया, तो हो सकता है कि अल इदरीस ने जो इंडिया का एक इमेजिन किया, इंडिया को जितना उसने एक्सप्लोर किया उसने अपने हिसाब से नॉर्थ से किया हो और उसको नॉर्थ से इंडिया कुछ ऐसा नजर आया हो, यानी इंडिया का साउथ उसको नॉर्थ में नजर आया हो, इसलिए उसने इंडिया का मैप जो था कुछ इस तरीके का तैयार किया। अब इसी के आगे देखिए, जब आप नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं तो वहां पर आपको एक मैप और नजर आता है। वो एक मैप और देखिए कैसा है? वो बिल्कुल हमारे आज के मैप से काफी हद तक मिलता जुलता मैप है। वो मैप कुछ आपका इस तरीके से है। वो मैप आपका कुछ इस तरीके से है, जिसमें इंडिया के पॉलिटिकल जो है, ये मैप बनाया गया था आपका गुइलेमे दे आइसलैंड 1720 के अंदर, 1720 के अंदर। ये गुइलेमे दे आइसलैंड जो है ये फ्रेंच कार्टोग्राफर हैं
फ्रांस से बिलोंग करते हैं, फ्रेंच कार्टोग्राफ। गियोलेमे दे आइसलैंड ने जो मैप बनाया, अब देखिए ये मैप बना 1720 में, अल इद्रिस वाला कब बना था 1154 यानी 1154 में। ये मैप तो बना था 12th सेंचुरी के अंदर और ये मैप बना है 18th सेंचुरी के अंदर, यानी नियरली 600 साल बाद। तो 600 सालों में ये मैप में इतना बदलाव कैसे आया, ये चेंजेस आए, इंडिया की और ज्यादा एक्सप्लोरेशन हुई, आप सभी को पता है। उसके बाद जैसे वास्को डी गामा वगैरह जैसे इंडिया में आए हैं, ठीक है, 1498 में इन्होंने इंडिया को डिस्कवर किया और कई सारी चीजें होंगी यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए जितना उन्होंने एक्सप्लोर किया उससे काफी हद तक इतनी एक्सप्लोरेशन डिस्कवरीज इंडिया के बारे में हो गई थी कि इंडिया का एक मैप जो है वो उन्होंने तैयार कर दिया था कि भाई इंडिया कुछ जो है वो ऐसा नजर आता है फ्रॉम द सदर्न साइड। ये मैप इतना इसलिए बनाया गया क्योंकि आप सभी को पता है कि यहाँ पर कुछ पोर्ट्स हैं, जैसे विशाखापट्टनम है यहाँ पर, ठीक है, ये कहीं कालीकट है आपका। तो ये कुछ एक जो पोर्ट्स थे जहां पर ब्रिटिशर्स और पोर्तुगीज का आना हुआ और उन्होंने इंडिया को किसी तरीके से देखा, तो उन्होंने इंडिया का मैप जो है कुछ इस तरीके से तैयार किया। ये चीज आपको जरूर समझ में आई होगी, नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वापस रिप्लाई कर दूंगा, समझा दूंगा। अब नेक्स्ट थिंग देखिए, इन हजारों सालों की जब हम बात करते हैं, देखिए इन हजारों सालों की जब हम बात करते हैं, फ्रॉम 8th सेंचुरी टू द 18th सेंचुरी, फ्रॉम 8th टू 18th सेंचुरी, ये तो हमने अभी बात करी एक मैप के चेंजेस के बारे में कि मैप जो है किस तरीके से चेंज है, ज्योग्राफिकल फीचर्स जो है किस तरीके से चेंज हुए, उसके बारे में हमने बात की। अब हम बेसिकली जो बात करते हैं वो बात करते हैं कि इनके अलावा और कौन कौन से चेंजेस जो है वो हमारी सोसाइटी में, हमारे रिलीजन में, किंगडम्स में हुए हैं। तो इसमें बेसिकली कुछ टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो टॉपिक आएगा वो आएगा इसमें आपका historians and their sources, historians and their sources, historians and their sources। उसके बाद में आपका आएगा न्यू सोसाइटीज एंड पॉलिटिकल चेंजेस, न्यू किंगडम्स एंड रीजन्स या न्यू किंग्स एंड रीजन्स, रिलीजनल चेंज, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है रिलीजनल चेंज, क्योंकि सबसे ज्यादा जो रिलीजन चेंज हुआ है वो इन्हीं 1000 सालों के अंदर हुआ है। क्यों हुआ? क्योंकि 8th सेंचुरी के अंदर यहां पर अरब इन्वेजन हुआ, अरब इन्वेजन मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। पहला अरब इन्वेजन कौन था यहाँ पर? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। तो मुस्लिम जो पहले इन्वेजन हुआ, मुस्लिम इन्वेजन हुआ, वो यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हुआ 8th सेंचुरी के अंदर 712 में। चेक कर लीजिएगा एक बार इनकेस अगर डेट में डिफरेंस हो। तो ये जो इन्वेजन हुआ इसके बाद से यहाँ पर धीरे धीरे इस्लाम जो है उसको इन्होंने प्रोपोगेट करना शुरू किया, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। और आज हम देखते हैं कि धीरे धीरे कंट्री के अंदर काफी सारे इस्लामिक स्कॉलर्स हुए, इस्लामिक प्रीचर्स हुए, जिसकी वजह से इस्लाम धर्म जो है वो भारत का एक दूसरा मुख्य धर्म जो है वो बन गया है। तो ये तो बात हुई अरब इन्वेजन की। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस। अभी हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस क्या है देखिए। हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस का मतलब ये है कि जब हमारे इतिहासकार हैं वो हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं या हिस्ट्री के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, तो वो कौन से सोर्सेस हैं जहां से वो हिस्ट्री के बारे में जानकारी हासिल करते हैं या हिस्ट्री के बारे में पता करते हैं कि भाई पर्टिकुलर इवेंट पर्टिकुलर ईयर में कब हुआ, कैसे हुआ, वो पर्टिकुलर राजा कब राजा बना, कब उसकी डेथ हुई, उसने कौन कौन से युद्ध किया, और ऐसी कई सारी जानकारियां हमें इतिहास में मिलती हैं। तो उन ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हिस्टोरियंस को यानी जो इतिहासकार हैं उनको इन सारी चीजों के बारे में जानकारी हासिल होती है। तो ये देखिए बेसिकली दो तरीके के सोर्सेज होते हैं, दो सोर्सेज होते हैं। एक तो होते हैं आपके लिटरेरी सोर्स, लिटरेरी सोर्स, और एक होते हैं आपके आर्किटेक्चरल सोर्स, आर्किटेक्चरल सोर्स। इन लिटरेरी सोर्सेज में
बाद आपकी आती हैं बुक्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, बुक्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स एटसेट्रा। और आर्किटेक्चर में आते हैं आपकी रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स, रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स, रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स एटसेट्रा। तो ये दो चीजें हैं आपकी, ये दो बेसिकली इंपॉर्टेंट सोर्सेज होते हैं किसी भी हिस्टोरियन के लिए हिस्ट्री की जानकारी हासिल करने के लिए। एक लिटरेरी सोर्स होता है और एक आर्किटेक्चरल सोर्स होता है। लिटरेरी सोर्स में आपकी आती है ओल्ड बुक्स, एंशिएंट टेक्स्ट हो गए जैसे महाभारत है, रामायण है, ये सारी चीजें होंगी। इसके अलावा और भी जो बुक्स हैं जो अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग लोगों के द्वारा लिखी गई, वो सारे सोर्सेज जो हैं वो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। और आर्किटेक्चर में आते हैं मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स दैट वर बिल्ट बाय द किंग्स एंड सम अदर रूलर्स ऑफ एंशिएंट पीरियड ऑफ इंडिया। ठीक है, कुछ जो प्राचीन भारत के कुछ रूलर्स उनके द्वारा मेडाइवल हैं, मॉडर्न हैं, तो ये सारे जो सोर्सेज हैं उनको इकट्ठा करते हैं हिस्टोरियंस और उनसे हिस्ट्री के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ। देखिए, तो ये दो तरीके के सोर्सेज होते हैं। अब देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, पुराने समय में क्या होता था, यानी आज से 800-1000 साल पीछे चले जाए तो उस वक्त पेपर जो था वो इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता था जैसा आज के टाइम में। आज के टाइम में इतना इजी अवेलेबल है कि हम एक नोटबुक लेते हैं, उसमें एक पेज में अगर हमारी एक लाइन भी खराब हो जाती है और उस पूरे पेज को हम क्या करते हैं, फाड़ के फोल्ड करके फेंक देते हैं। ठीक है, लेकिन उस वक्त इतनी ज्यादा किल्लत होती थी कि कई बार क्या होता था कि कोई पर्टिकुलर हिस्टोरियन या क्रॉनिकलर, ठीक है, जो ग्रंथ या गाथाएं लिखता था, कहानियां लिखता था, वो क्या करते थे, पेपर को उठाते, उनको ये लगता था कि इस पेपर में जो चीजें लिखी है वो ज्यादा जरूरी नहीं है, जो मैं अब लिखने वाला हूँ वो जरूरी है। तो उस पुरानी जो राइटिंग है उसको वॉश ऑफ कर देते थे, यानी इसको साफ कर देते थे, पेपर को सुखाते थे और उस पर जो नया लिखना होता था वो लिखते थे। तो देखिए पेपर की उसको क्या वैल्यू होती थी। 13वीं सेंचुरी में यहाँ आते, 14वीं सेंचुरी तक आते आते पेपर जो था वो वाइडली अवेलेबल होना शुरू हो गया। तो लोगों ने उसमें ज्यादातर जो होली टेक्स्ट है, यानी जो पवित्र ग्रंथ है, उनको लिखना शुरू किया, जैसे कुरान है, बाइबल है, गीता है, ये चीजें हैं, ये जो किताबें हैं इनको लिखना शुरू किया। इसके अलावा देखिए इतना आसान नहीं होता था। हम कई बार देखते हैं कि दो हिस्टोरियंस की जो राय और एडवाइसेस होती हैं या उनका जो एक ही राजा को देखने का तरीका दो अलग अलग हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं, वो देखिए, वो इस तरीके से हो जाते हैं जैसे मान लीजिए पुराना कोई ग्रंथ है, ठीक है, अब वो कई हजारों सालों से वो पढ़ा ना, उसकी कुछ राइटिंग वॉश ऑफ हो गई है, थोड़ी धुंधली हो गई है, समझ में नहीं आ रही है। तो जब हिस्टोरियंस को कॉपी करते हैं तो हो सकता है, मान लीजिए एग्जाम्पल मैं अपना दे देता हूँ, मान लीजिए मैं कोई हिस्टोरियन हूँ, मैं उसमें से लिख रहा हूँ, तो उस वक्त मैं क्या देखूंगा कि वो राइटिंग मुझे समझ में नहीं आ रही है, तो मैं अपने तरीके से उसको लिख दूंगा। तो जब कोई किताब मेरी किताब पढ़ेगा तो मेरा ही ओपिनियन जो है वो उस पर्टिकुलर पढ़ने वाले के दिमाग में बैठेगा, ना कि जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसका। उसी टेक्स्ट को किसी और ने लिखा, उसने हो सकता कुछ और लिखा हो, तो उसका जो ओपिनियन है वो किसी दूसरे के दिमाग में बैठेगा। तो हम दोनों पढ़ने वालों के दिमाग में जो ओपिनियन बनेगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। ये अलग अलग होने का यही कारण है कि जब पुराने ग्रंथों से, पुरानी बिल्डिंग से कुछ सोर्सेज मिलते हैं और उनको जब लिखा जाता है तो प्रॉपर्ली नहीं लिखे जाते एज इट इज, जैसा उनको ओरिजिनल लिखा गया था। तो इस वजह से ये ओपिनियन जो है वो चेंज हो जाते हैं। आई होप आपको ये चीज जो है वो क्लियर हो गई हो। एक चीज और बताता हूँ, देखिए अब इसमें जो एक चीज और आ जाती है आपकी, एक वर्ड यूज होता है आर्चीव, आप सभी ने सुना भी होगा कहीं ना कहीं, आर्चीव्स। आर्चीव्स का मतलब होता है कि जहां पर डॉक्यूमेंट्स और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो को लिखा जाता है, एंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड। आज स्टोर्ड भी कर सकते हैं आपको, और या फिर आप लिख सकते हैं रिकॉर्ड ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड ओल्ड डॉक्यूमेंट्स, उनको हम आर्चीव्स बोलते हैं। ये आर्चीव्स गवर्नमेंट की भी होती है जहां पर ओल्ड टेक्स्ट, ओल्ड जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको संभाल कर रखा जाता है। और पुराने समय में आर्चीव्स होती थी अलग अलग किंगडम्स वगैरह भी यहाँ पर, जहां पर वो टेक्स्ट वगैरह जो थे उनको संभाल कर रखा जाता था ताकि वो खराब ना हो और वो पर्पस फ्यूचर पर्पस के लिए काम में आ सके। तो ये तो थी बात आपकी हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस। तो हिस्टोरियंस के दो मेन सोर्स हैं, आपके लिटरेरी सोर्स और आपके आर्किटेक्चरल सोर्स। लिटरेरी सोर्स में बुक्स और मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह हो गई, और आर्किटेक्चर में रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स वगैरह जो बनाए गए थे वो हो गए।
अब इसमें एक टॉपिक और आता है न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज का मतलब ये है कि पर्टिकुलर किसी चीज को या पर्टिकुलर किसी जगह को पहले किसी और नाम से जाना जाता था, बाद में उसको किसी और नाम से जाना गया, फिर उसको वापस किसी और नाम से जान लिया गया। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं रिसेंट आपको इलाहाबाद का। इलाहाबाद का भी नया नाम क्या कर दिया गया, प्रयागराज कर दिया गया। प्राचीन भारत में एंशिएंट इंडिया में भी उसको प्रयागराज के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नेम मुगल काल के अंदर इलाहाबाद किया गया, शायद अकबर के द्वारा किया गया हो, और वापस इसको क्या कर दिया गया, अभी प्रयागराज कर दिया गया। तो ये होता है न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, यानी पर्टिकुलर किसी टाइम में उस जगह का नाम कुछ था, फिर बाद में कुछ हुआ, फिर कुछ हो गया। तो ये जो चीज है अब ये कैसे हुआ, देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आपने हमारे भारत देश का नाम एक हिंदुस्तान में सुना होगा, पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। अब ये देखिए, हम जब एंशिएंट इंडिया की बात करते हैं, प्राचीन भारत की जब हम बात करते हैं, तो उस वक्त ना तो इंडिया नाम यूज किया जाता था, ना हिंदुस्तान नाम यूज किया जाता था, ना कुछ और नाम इसके लिए यूज में आता था, सिर्फ नाम आता था क्या, भारत। एंशिएंट इंडिया में इसको क्या लिखते हैं, इंग्लिश में तो इसको एंशिएंट इंडिया लिख देते हैं, लेकिन जब हम हिंदी में बात करते हैं तो इसको प्राचीन हिंदुस्तान थोड़ी लिखते हैं, इसको लिखते हैं प्राचीन भारत। प्राचीन भारत, तो पहले इसका नाम क्या था, प्राचीन भारत इसको कहा जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, सबसे पहले हिंदुस्तान टर्म जो है वो दिया 14th सेंचुरी की। 14th सेंचुरी में एक क्रॉनिकलर थे, क्रॉनिकलर यानी जो गाथे, अब जो अलग बादशाहों के साथ या राजाओं के साथ होते थे उनके बारे में लिखा करते थे, उनके विवरण को लिखा करते थे, उनके बारे में बुक्स वगैरह जो थे वो लिखते थे। तो इन्होंने इन क्रॉनिकलर का नाम था मिनहाज ए सिराज। मिनहाज ए सिराज, इनका नाम क्या था, मिनहाज ए सिराज। इन मिनहाज ए सिराज ने सबसे पहले भारत को हिंदुस्तान नाम दिया। हिंदुस्तान नाम क्यों दिया, इन्होंने कहा पंजाब, हरियाणा, लैंड्स बिटवीन गंगा एंड यमुना, लैंड्स बिटवीन गंगा एंड यमुना, ये जो एरिया था पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना के बीच वाले जो पार्ट है, इस सारे पर्टिकुलर हिस्से को मिलाकर मिनहाज ए सिराज ने क्या नाम दिया, हिंदुस्तान नाम दिया। ठीक है, एक तो ये बात। दूसरी बात, नेक्स्ट जो नाम हिंदुस्तान दिया वो दिया बाबर ने। 1526 में भारत आया था बाबर, और इसकी पहली जो बैटल थी यहाँ पर पानीपत हुई, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जिसको हम जानते हैं, इब्राहिम लोधी के साथ। कभी डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में भी, इब्राहिम लोधी, बस इतना ही जान लीजिए। बाबर 1526 में भारत आया और पहली बैटल हुई इब्राहिम लोधी के साथ पानीपत के अंदर, जिसके अंदर इब्राहिम लोधी जो था वो मारा गया और बाबर ने मुगल साम्राज्य की यहाँ पर नींव रखी। 1526 में भारत जब बाबर आया तो बाबर ने भी भारत को क्या कहा, हिंदुस्तान का। लेकिन बाबर ने जिस पर्टिकुलर एरिया को हिंदुस्तान का, वो मिनहाज ए सिराज के एरिया से डिफरेंट था। क्या था, बाबर ने जिस एरिया को हिंदुस्तान कहा था उसमें क्या था, पूरा का पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट था। और यहां पर मिलने वाले फ्लोरा और फोना, फ्लोरा आप सभी को पता है पेड़ पौधे से रिलेटेड है, और फोना जो है वो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है। फ्लोरा जो है प्लांट्स है और फोना जो है वो एनिमल्स, साइंस में आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो फ्लोरा एंड फोना, मिलने वाले फ्लोरा एंड फोना को देखते हुए बाबर ने इस पर्टिकुलर पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी भारतीय महाद्वीप को क्या कहा, हिंदुस्तान का। दो लोगों ने इसको हिंदुस्तान कहा, एक तो मिनहाज ए सिराज ने कहा। मिनहाज ए सिराज की जो हिंदुस्तान की डेफिनेशन थी वो अलग थी, बाबर की जो हिंदुस्तान की डेफिनेशन थी वो अलग थी। अब एक और आते हैं इसमें, नेक्स्ट है वो है इसमें अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो है, इन्होंने क्या कहा, इसको हिंद कहा। अमीर खुसरो
इन्होंने क्या कहा इसको? हिंद कहा। हिंद कहा। तो ये बात हुई ओल्ड एंड न्यू टर्मिनोलॉजीज। तो ओल्ड एंड न्यू टर्मिनोलॉजीज जो है वो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पुराने नाम को चेंज करके नया नाम दिया गया, और इसी तरीके से आपको पता है बाद में इसको इंडिया भी का इंडिया हालांकि पहले दे दिया गया था, लेकिन पर्टिकुलर किसने यूज किया इसको? ब्रिटिशर्स ने। पर्टिकुलर इसको किसने यूज किया? ब्रिटिशर्स ने यूज किया द टर्म इंडिया। ठीक है, तो ये था आपका आज का लेक्चर एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर का पहला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में मैं रिकॉर्ड करूंगा, जो आप नेक्स्ट क्लास जो होगी आपकी उसमें हम देखेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।